अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वी थॉट कि व्हाई नॉट डू दिस शो इन अ वे कि हमें ज़रा फीलिंग आए कि शादी की बात होने लगी और नौजवानों का फेवरेट टॉपिक है शादी, अर्ली मैरिज। तो चूँकि मौसम बहारा भी है और फूलों का भी सीज़न है और आजकल फूल दिए भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बड़ा ये फूल दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो बहरहाल उस पर भी हम बात करेंगे। So I invited two guests in today's show. So I'm very excited to have them as guest. और आज का जो शो है देखें, चूंकि शादी पे बात होगी, बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक है, इसमें बड़े सीरियस डिस्कशन होती है, बट आज की डिस्कशन बड़ी मज़े की होगी। मैं इन दोनों के सामने कुछ मीम्स रखूंगा और वो मीम्स जो शादी की मीम्स बनती हैं, और फिर मैं इनसे पूछूंगा कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट दीज मीम्स। सो आई हैव सच मीम्स ओपन। और चले पहली मीम से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के सवाल भी लूंगा और आई विल अप्रिशिएट अगर आप बड़े रेलेवेंट सवाल पूछें आज के टॉपिक। आज का टॉपिक है अर्ली मैरिज के व्हाट डज इस्लाम से अबाउट इट, इज इट रियली प्रैक्टिकल, क्या अर्ली मैरिज इज द सोल्यूशन टू फाइट फितना एंड थिंग्स लाइक दैट, और शादी कैसे होनी चाहिए, क्या किसी से मोहब्बत की जा सकती है, वगैरह वगैरह। सो लेट मी थ्रो दिस फर्स्ट मीम एट बोथ ऑफ यू और मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस पे कमेंट करें। सो द फर्स्ट मीम इज, शादी की बात हो तो अभी छोटा है। यानी जब पेरेंट्स को कहो ना शादी करनी है तो पेरेंट्स कहते हैं लो अभी इसकी उम्र देखो, अभी तो ये बहुत छोटा है। लेकिन आटे की बोरी उठाकर लाना हो तो पेरेंट्स कहते हैं कि जवान बंदा है भाई, ले आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फर्स्ट मीम? क्या ऐसा ही होता है अभी हमारे मुआशरे में कि शादी की बात करें तो कहते हैं अभी तो ये बड़ा इमेच्योर है, अभी तो बड़ा छोटा है, लेकिन चीजें मंगवानी हो, सामान उठवाना हो, आटे की बोरी लेकर आनी हो, ये मीम कह रही है तो कहते हैं तो बड़ा जवान बंदा है, घबरू जवान है। बिल्कुल ऐसे ही है, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि अगर आपको लाइक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ कि आपको कोई चीज़ करनी है, लाइक अगर आप अपनी डिमांड पेश करते हो कि आपको शादी करनी है तो नॉर्मली यही आपको आंसर आता है कि अभी वक्त नहीं आया या अभी आप छोटे हो। लेकिन नॉर्मली जब पेरेंट्स ने आपको कोई काम कहना है तो वो कहेंगे नहीं नहीं आप करो, बिकॉज दे वांट टू मोटिवेट यू कि आप कोई काम कर लो। लेकिन जब अभी तो आप कोका कोला के मैनेजर बनेंगे, उसके बाद एग्जैक्टली 3 फिगर सैलरी होगी, उसके बाद प्रमोशन होगी, उसके बाद थोड़ा सा घर बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे, फिर हम कुछ शादी का सोचेंगे। I mean, what do you think about this meme? I agree with that. I think generally, I think that's how it is generally. Like, for example, I'll give you an example, although this is not on the topic of marriage. Okay. But for example, let's say when I was younger, I'd ask my parents, to stay up late at night. Okay. They'd be like, no, Amin, you're a bit young, you can't stay up that late at night. Right. But when I had to go downstairs, I was afraid to go downstairs because it's dark and that. They're like, come on, you're older now, you're a big boy, go downstairs. You're a man. Yeah. So I think generally, it is a bit like that. Common notion कि अभी शादी की उम्र नहीं आई, वो मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी से क्या मुराद है? पेरेंट्स कहते हैं मैच्योर नहीं, अभी इसकी शादी हम कैसे करें, तो बच्चा है। आई थिंक मैच्योरिटी से मुराद है कि लाइक यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। लाइक अगर आप अपने घर का जो है, आप अपने घर के छोटे छोटे काम नहीं कर सकते। लाइक पेरेंट्स आपको कहते हैं अब ये चीज लें तो आप भूल जाते हैं। लाइक अगर आपका अपना रूम है या आपकी कबर्ड है, वही फिक्स नहीं आप कर सकते, तो आप पेरेंट्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक पूरा का पूरा इंसान आपको उसकी जिम्मेदारी सौंप दें? सो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि आप केयर करने वाले बन जाए, रिस्पॉन्सिबल बन जाए, जिम्मेदारी उठाने वाले बन जाए। तो आई थिंक बाद में एक बंदा आपके साथ अटैच होगा, उसको भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मस्ट, एब्सोल्यूट। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगली मीम मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। वालदा अपनी बेटी को कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं लड़कों की, और लिखा हुआ है कि ये लड़का देखो बेटा कैसा है। तो बेटी ने कहा कि मुझे नहीं देखना, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने लिए। अच्छा, ये भी एक हमने डिस्कस करना है कि अपने लिए कोई ढूंढ भी सकता है कि नहीं ढूंढ सकता। अच्छा, वालदा ने कहा कि बेटा आपको सामने रखा सामान तो मिलता नहीं है, आपको लड़का क्या खाक मिलेगा। तो ये इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आप दोनों से डिस्कस करना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि क्या लड़की लड़का ढूंढ सकती है या लड़का लड़की ढूंढ सकता है खुद से? क्या इस एज ग्रुप में 17-18 साल में, 16 साल में इतनी समझ होती है? डू यू थिंक कि यू कैन चूज समवन एंड यू कैन थिंक कि ये मेरी फैमिली में भी एडजस्ट होगा, मेरे साथ चलेगा? बिकॉज शादी एक बंधन है। शादी इज नॉट बिटवीन 2 पीपल इन आवर सोसाइटी स्पेशली, इट इज बिटवीन 2 फैमिलीज। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मीम कि क्या देख सकते हैं, खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, या पेरेंट्स पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए? आई थिंक ऑब्वियसली खुद भी देख सकते हैं, लेकिन your parents know you the best, and obviously they want what's best for you. Ultimately, we might be seeing a smaller picture, okay, bas I like her,
they see the whole big picture. So they're looking at everything. I think again parents know the best. I would rely on them. Excellent, excellent. बहुत मैच्योर बात की. वाकई आप माशाल्लाह रिस्पॉन्सिबल और शादी के बाद ज्यादा हो गए. Yes, हिकमत की बातें करने लगे. आई थिंक आप हकीम बन जाए और शादी के बाद. तो इन्होंने कितनी जबरदस्त बात की कि पेरेंट्स हैव द बिगर पिक्चर. यू मे हैव द पिक्चर बट दे हैव द बिगर पिक्चर. लेकिन अगेन मैं आपकी तरफ आऊँगा कि शादी के लिए क्या हम खुद से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं? और सिलेक्ट करने से क्या मुराद है? मेरा एक दोस्त था, वो ये कहता था कि मैं यूनिवर्सिटी में सीढ़ियों पे बैठता हूँ लड़कियां सिलेक्ट करने के लिए. तो क्या ये सिलेक्ट करना कि जो भी गुजरा यू आर चेकिंग आउट एंड यू आर यू नो गिविंग दिस एक्सक्यूज कि मैं तो शादी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ? एक्चुअली आपके लिए अगर आप जिस तरह आपने अपने दोस्त की एग्जांपल दी है, तो वो सिलेक्शन तो पार्ट टाइम सिलेक्शन है, यू नो. बट दिस सिलेक्शन इज फॉर द हेयर आफ्टर एक्चुअली. बट यू रियली थिंक कि ये जो स्पाउस है ये मुझे दोनों दुनिया में कामयाब करेगा, एंड शी इज अ टिकट टू जन्नत टू मी. सो इफ यू रियली थिंक, और आप फिर अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, यू शुड इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल. और पेरेंट्स डिसीजन करें, यू डू इस्तिखारा, यू नीड टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज वेल, एंड यू नीड टू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल. बिकॉज जिस तरह अमीन ने कहा है कि जो पेरेंट्स आपको दे नो यू कि आप क्या कर सकते हो, किस हद तक आप सब्र कर सकते हो, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, एंड द पर्सन इज कमिंग टू योर फैमिली, इज इट फिट इन और नॉट. तो मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें. लेकिन जो आपका पहला क्वेश्चन था, यू कैन सेलेक्ट फॉर यू बट देयर इज अ क्राइटेरिया इन इस्लाम. अगर उस क्राइटेरिया पे कोई उतर रहा है then definitely you should go for that person. अच्छा अमीन, अगर कोई किसी को पसंद करता है, पेरेंट्स को कैसे बताएं? let's know it from you कि how will you convince, you know, आप तो माशाल्लाह अब शादी हो चुकी है, लेकिन what advice you will give to youngsters कि अगर आपको कोई पसंद है, आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं? There's a lot of aspects when it comes to being married. You need to not just think about one thing, 100 different things. So again, a discussion with your parents is the best thing because they'll tell you what's right. They'll tell you, as I said before, the bigger picture. So you know, the more you communicate with them, you know, that's how you take. चलिए थोड़ा सेंटेंसेस बताएं, क्या सेंटेंसेस कोट करें? थोड़ा सा अगर आप उर्दू भी बोलें, क्योंकि हमारी ऑडियंस रिक्वेस्ट कर रही है कि थोड़ा सा उर्दू, उर्दिश, you know, उर्दू प्लस इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज. कोई सेंटेंसेस, हाउ should a person approach कि अम्मी मुझे कोई पसंद आ गया, या क्या सेंटेंस कैसे स्टार्ट करें? Big silence. It's gonna take me a little bit of time to think that right now. Ravi bhai, you tell me. रवि भाई तब तक वो सोचते हैं, चले आप Yeah, बताएं you कि go. how should a person approach parents कि उसे को पसंद आ गया. मुझे बहुत से यंगस्टर्स कहते हैं जी मुझे ये पसंद आ गई, वो पसंद आ गई, एकेडमी में को पसंद आ गया, कॉलेज में को पसंद आ गया, अब मैं पेरेंट्स से कैसे बात करूं? If you talk about my case, मैंने अपने पेरेंट्स से कभी छुपाया नहीं है अच्छा. कि मुझे अगर कोई पसंद आया तो. अच्छा. ठीक है, frankly speaking, क्योंकि कितना आपको मतलब पसंद आया? जितना भी पसंद आया, चले जितना भी पसंद आया, but I never hide from my mother especially कि अगर मुझे कोई पसंद आया, like say her कि भाई ये है, क्योंकि I was so serious about my marriage because मुझे था, because everyone knows his कि वो उसको किस तरह है, because जब मैंने इस्लाम पढ़ा और जब मुझे अंदर पता चला कि ये चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हैं, like I know my limits, तो I can't cross my limits. और इस लिमिट्स को मैं क्रॉस नहीं कर सकता until and unless कि मुझे एक एग्रीमेंट में आना है, मुझे एक जिम्मेदारी वाला एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट में आऊँगा तब ही मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. अदरवाइज अल्लाह सुब्हाना व तआला नाराज़ हो जाएंगे मेरे से. तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मुझे किसी ना किसी तरीके से तो कन्विंस करना पड़ेगा. ठीक है, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स जान लेते हैं कि आप अगर मैच्योर हो चुके हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल बन चुके हो, तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लें. ठीक है, और पूरी बात बताएं, आधी बात ना बताएं. नॉर्मली आजकल के बच्चे हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनके लिए एक जो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन वो हेयर आफ्टर वाली नहीं होती, वो बताते भी नहीं है. पहली बात सिली वे, जैसे सिली वे, अगर पसंद आ गया, like they would say कि यार she is my friend or something like this. They would not say कि यार I want to marry her. She is my life partner. लेकिन क्या पता वो इसलिए ऐसा नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है पेरेंट्स ने आगे से कहना है कि शक्ल देखी है, ये भी हो सकता है, या उम्र देखी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. उनका अगर कोई उनको बैकलैश आ जाए उसके भी वो हेजिटेट करते हैं, उनको शायद वो डीमोटिवेट ना हो जाए, इसमें डर भी होता है. लेकिन आई रियली फील के पेरेंट्स फिरौन तो नहीं है ना. हज़रत मूसा की दुआ पढ़े, बिकॉज आई यूज्ड टू से सो मच लाइक बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाह एंड हज़रत मूसा की दुआ, बिकॉज व्हेनेवर यूज्ड टू टॉक विद मूसा की दुआ के रब्बी इश्रह ली, अच्छा ये वाली रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ये भी सुना है कि शादी हो जाती है ये भी, और लाइक रब्बी इश्रह ली सदरी वाली, बिकॉज व्हेन यू नीड टू कन्विंस, बिकॉज हज़रत मूसा वेंट टू फिरौन, तो पेरेंट्स फिरौन तो नहीं है ना. सही, तो आप उनसे ये बात करें, लेकिन पूरी बात करें, शेयर जरूर करें. नॉर्मली हम शेयर नहीं करते,
हिडन फैक्ट होता है, अगर हिडन पता भी चल जाए तो पेरेंट ट्रस्ट नहीं करते. And you better have good arguments. Yes. क्योंकि parents are going to ask you from all aspects. Yes. और देखिए आपके इंटरव्यू पेरेंट्स पहले ही कर लेते हैं जब They have the bigger picture. या बिकॉज जब आपका फाइनल इंटरव्यू होना है हाँ. वो उसमें आप रह ना जाए. तो आप पेरेंट्स ही आर्गुमेंट करें, आपका फादर आपसे क्वेश्चन करेंगे, मदर आपसे क्वेश्चन करेंगी, आपके सिबलिंग्स भी कर सकते हैं. तो आई थिंक इट्स अ प्रिपरेशन. जब आपका लड़की वालों से इंटरेक्शन होना है, जब उनके फादर आपसे इंटरव्यू करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रेप. बिल्कुल सही. एक मुझे वो याद आ गया, एक फनी क्लिप था. बाबा अली एक कॉमेडियन है, मुस्लिम कॉमेडियन. उन्होंने बनाया एक फनी क्लिप कि वो अपने अब्बू के पास गए और अपने अब्बू से पूछा, वीडियो है पूरी फनी वीडियो, और वो अपने अब्बू को कहा कि बाबा कैन आई लाइक सम गर्ल, कैन आई प्रपोज सम गर्ल. तो बाबा ने कहा कि यस श्योर, एज लॉन्ग एज शी लिव्स इन दिस हाउस, एज लॉन्ग एज शी इज दिस फीट टॉल, एज लॉन्ग एज शी इज फ्रॉम आवर फैमिली, एज लॉन्ग एज शी इज ऑफ दिस कास्ट. यानी सारी कंडीशन रख के कहा नाउ यू कैन चूज whomever you want. तो ये भी हमारी सोसाइटी में होता है कि यस वो दे तो देते हैं चॉइस, लेकिन जाहिर है कि फिर बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन, कास्ट ही होनी चाहिए, हमारे फैमिली के मुताबिक होनी चाहिए. ऑल्दो ये देखने में कोई हर्ज नहीं है. वील कम टू दिस डिस्कशन कि ये चीजें भी देखनी चाहिए. एंड एज यू सेड, आई एम अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग कि पेरेंट्स हैव द बिगर पिक्चर, स्पेशली एट सच अ यंग एज. यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप बहुत सी चीजें मिस कर रहे होते हैं, किसी से दिल लग जाता है. देन आवर यूथ डजंट नो द अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्फैटुएशन एंड लव. इन्फैटुएशन इज समथिंग टेम्पररी, कुछ देर के लिए होती है. और हमारी यूथ को तो हर साल सच्चा प्यार होता है. यूनिवर्सिटीज में मतलब एक साल हुआ, उस ब्रेकअप हुआ, फिर अगले साल फिर सच्चा प्यार हो गया. तो ये सच्चा प्यार भी बड़ी एक मिस्ट्री है कि व्हाट इज सच्चा प्यार. डू यू थिंक सच्चा प्यार बिफोर मैरिज इज पॉसिबल? I don't really think so, because I believe that once the nikah is done, that's when Allah subhanahu wa ta'ala वो सच्चा प्यार आपके दिल में रख देते हैं. अल्लाह दिल में रखता है आपके मवद्दा व रहमा. He puts the love between you two after the nikah is done. That's what I think. Amazing. और इसका जो दूसरा एस्पेक्ट था मीम का, वो ये था कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है अभी बंदा. तो मेरी यूथ से ही रिक्वेस्ट है कि देखें थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे माशरे में एक बहुत गंदा ट्रेंड है. वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नशे में लग गया है, ये पागल हो रहा है, इसकी शादी कर दो. यानी औरत आके इसे ठीक कर देगी. वो ठीक क्या बेचारी करेगी, वो खुद फंस जाती है. वो एक्चुअली अपना बर्डन उस पे डाल रहे हैं. और वो हो सकता है वो ठीक हो जाए. देखिए कुछ केसेस में ऐसे होता है कि बच्चा इतना खराब नहीं है, थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. बट डोंट टेक दिस रिस्क यार. आप किसी की बच्ची को इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हमारे बेटे को ठीक कर देगा. ये हमारे माशरे में एक सोच पाई जाती है. बट पहले से उसकी तरबियत ऐसे करें कि वो रिस्पॉन्सिबल है. एटलीस्ट वो अपने काम तो कर सकता है ना. जैसे आपने कहा मैं अपने काम करता था. एक और मुझे यहाँ से बात याद आई कि आप दोनों से सवाल मैं करूंगा कि शादी सुना है कि रिस्क बढ़ाती है, और मेरे पास बहुत सी मिसालें. मेरे 3 दोस्त की मेरे पास मिसालें हैं कि उनकी जॉब नहीं लग रही थी, उनकी शादी, उनकी जॉब्स लग गई. और एक की मिसाल है कि उसकी शादी हुई और उसकी जॉब में उसको तरक्की मिली. So have you experienced such a similar thing? Yes, alhamdulillah, I have. I remember, I was just working a normal job, work from home before marriage. Alhamdulillah, families met, date पक्की हो गई थी ये वो. तो alhamdulillah शादी से 2 हफ्ते पहले I got promoted at work. Alhamdulillah. Mashallah, amazing. Yeah, alhamdulillah. So that शादी. You experienced it yourself? Yep, I literally experienced it myself. Alhamdulillah. What do you think about it? Exactly. When I was like, जब मेरी शादी हुई तो I was earning like जो भी अमाउंट में कमा रहा था, लेकिन आज मैं 5 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. शादी के बाद 5 गुना ज्यादा, माशाअल्लाह. अल्लाह का वादा है ना, अल्लाह ने कहा कि इनको हम गनी करेंगे. सूरह नूर की आयत है. Exactly. ये इससे ना डरें, हम इनको गनी करेंगे. और वो भी एक हदीस आती है ना कि 3 लोगों की स्पेशली अल्लाह मदद करता है. पर्सनल हेल्प करते हैं. ये जरा हदीस आप. And you know what, अल्लाह अली भाई, जब मेरी I was willing to get married because obviously I was not earning much. क्योंकि obviously जब हम किसी से हम कह रहे हैं कि आप हमें अपनी बेटी दें, तो they see this. Financial term is a very important actually. So I used to pray Allah subhanahu wa ta'ala कि या अल्लाह, ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है ये झूठी नहीं हो सकती. और आप मुझे आपकी पर्सनल मदद चाहिए, मुझे लोगों की मदद नहीं चाहिए. I want you in this affair, in this matter. So मैं इसका रेफरेंस देता था दुआ में, and Allah subhanahu wa ta'ala helped me. और इसके साथ साथ जो मैं लिंक करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिस्क की बात की. नॉर्मली आपने कहा कि मैंने देखा है कि रिस्क बढ़ जाता है. आई थिंक कि शादी के बाद जिस तरह प्रोफेसर ने कहा कि इंसान का आधा ईमान कंप्लीट होता है, उसके बाद जो आधा बचे उससे अल्लाह से डरो, उसके लिए अल्लाह से डरो. जब आप उससे आधे वाले से अल्लाह से डर रहे हो,
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اپنا تقوی اختیار کرو, I will give you and you can't even imagine. تو پھر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, it is about تقوی, it is not about شادی ہوئی تو آپ کا رزق پھٹ گیا, it is about تقوی. دیکھیں یہ میں آڈینس کو بتاتا چلوں, یہ صرف اسکرپٹڈ باتیں نہیں ہو رہی ہیں, یہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پرسنلی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. اس کا کاؤنٹر بھی ہے, مجھے پتا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی میں نے شادی کی میری تو جاب چلی گئی, کوئی کہے گا جی میں نے شادی کی میری تو زندگی میں وہ ترقی رک گئی. تو یہ ایکسیپشنز ہیں, اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, ٹرائل ہے. جنرلی ہمارا اس پر ایمان ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے, قرآن کی آیت ہے میں غنی کروں گا. بھائی توکل کر کے کریں نا, اس وعدے پہ جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے شادی کریں اور پھر دیکھیں اس کی کتنی برکات ہوں گی. اور یہ دو لوگ نہیں ہیں, یہ کتنی کیس سٹڈیز ہیں کہ جنہوں نے شادی کی, نکاح میں آئے, کیونکہ نکاح کے بعد بندہ حلال میں آ جاتا ہے, نکاح میں آنے کے بعد بندہ ایک فورٹریس میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فورٹریس کہا ہے نکاح کو, قلعہ کہا ہے, یہ انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. فورٹریس کا کام ہی پروٹیکشن ہوتی ہے, رائٹ. تو اٹ پروٹیکٹس ون فرام اے لاٹ آف فتناز, اٹ ہیلپس یو لوور یور گیز, اٹ ہیلپس یو اسٹے کمیٹیڈ. یو نو اگر آپ اچھے خاندان سے ہیں دین پھر بات کرو, اینڈ اٹ ہیلپس یو یو نو بی سیف فرام pornography, from the filth of pornography and all such fitna. Yes, it is a very 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 practical method to complete half your iman. اچھا نیکسٹ جو میم ہے میرے سامنے, یہ بڑی کنٹروورشل میم ہے جی. لڑکا ہاتھ میں روز پکڑ کے آیا ہے اور اس نے لڑکی کو کہا ہے کہ ول یو میری می. اگین یہ وہ جو آج کل یونیورسٹی میں چل رہا ہے, اس میں ہم آئیں گے ابھی. اور لڑکی نے آگے سے کہا ہے آئی لائک یو بٹ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ, اور پھر لڑکے نے کریڈٹ کارڈ نکالا ہے کہ ول یو میری می, تو لڑکی فوراً مان گئی کہ یس آئی ول میری یو. ویری آئرونک. ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, کیونکہ پہلی تو بات لڑکی کو یوں پھول دینا جا کے, بھائی اگر آپ اتنے ہی مرد کے بچے اس کے والد کو پھول دو, جا کے لڑکی کے والد کو پھول پریزنٹ کرو, لڑکی کو کیوں آپ کر رہے ہو, لڑکے کے والد سے جا کے جو ہے وہ اس کا ہاتھ مانگو. لیکن اینی وے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس میم, بڑی مشہور میم ہوئی, کریڈٹ کارڈ نکالا تو فوراً مان گئی. تو یہ بھی ایک المیہ اور ایرونک ہے کہ مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جہیز کی ایک مہم چلی تھی, اینٹی جہیز کیمپین, تو اس کے جواب میں لڑکوں نے ایک مہم چلائی کہ لڑکیاں بھی تو پھر کریڈٹ کارڈ دیکھتی ہیں اور 6 فگرز دیکھتی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ ایسا گولڈ ڈگر جو ایک ٹرم ہے ویسٹ میں زیادہ کامن ہے؟ Unfortunately یہ سچ ہے. It's true. It is prevalent. They look at how much money, what you're going to give me, کیا دو گے شادی کے بعد, stuff like that. Unfortunately میرے پاس ایک لڑکا آیا تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا, وہ رونے لگ گیا, کہتا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا وہ بریک اپ ہو گیا میرا. تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, بریک اپ ہوتے رہتے ہیں. میں نے بھی تھوڑا مذاق کیا اس کے ساتھ, میں نے کہا کہ انشاءاللہ تمہاری شادی کرائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ سیڈ کہ دکھ بریک اپ کا نہیں ہے, دکھ اس چیز کا ہے کہ میرا لاکھوں روپیہ لگ گیا. کبھی میں یہ گفٹ لا کے دیتا تھا, کبھی میں جو ہے وہ شاپنگ کرا کے لاتا تھا, کبھی میں کیفے سے کھانا کھلاتا تھا, اسٹیک کھلاتا تھا. تو بہرحال اٹ ڈزنٹ مین آئی ایم ڈیگریڈنگ آور وومن. ماشاءاللہ ہماری جتنی پاکیزہ اور جتنی حیادار ابھی تک ہماری سوسائٹی کی عورت ہے, یہ میرا چیلنج ہے, وہ کسی سوسائٹی کی عورت نہیں. یس مسلم معاشروں کی اوور آل بات کر رہا ہوں. پاکیزہ اور حیا سے یہ مراد ہے کہ مطلب ریلیٹیولی پاکیزہ اور حیا. یس باقی کلچرز میں بھی ہو سکتی ہیں, ہم کسی پہ خدا نہ خواستہ وہ الزام نہیں لگا رہے, لیکن یہ کہ سب سے زیادہ ریلیٹیولی پاکیزہ اور حیا والی عورت ابھی تک بھی ہماری ہے.